हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो कि है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 5 है और ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो जो टॉपिक हमें समझना है या स्टार्ट करना है इस वीडियो में वो है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है। सो मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। इन एवरीडे लाइफ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट अदर्स बिहेवियर यूजिंग पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। हम क्या देखते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे के बिहेवियर को समझने की ट्राई करते हैं, दूसरे के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं। वो किसके बेसिस पे करते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने उनके साथ कैसा बिहेव किया, मेनली इस बेसिस पे हम करते हैं। तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल जो जैसा हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस पे हम ट्राई करते हैं। सो ये क्या होती है, ये हमारी इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। ठीक है। मान लो सच इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इज ऑफन सब्जेक्टिव एंड बायस्ड। तो ये जो हम इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं बिना कोई सिस्टमैटिक टूल के, सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग के, कोई साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो किए बिना, तो वो क्या होती है, वो सब्जेक्टिव और बायस्ड होती है। यानी कि हम हमारे थॉट्स उसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। यानी कि मेनली इसका मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल वैसा होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता। हम हमारी क्या कर देते हैं, बायसनेस आ जाती है कि हम हमारे दिमाग में बना लेते हैं, एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये इंडिविजुअल तो ऐसा होगा। ठीक है। वो उसने मान लो एक इंडिविजुअल ने हमारे साथ अच्छा बिहेव किया तो हम क्या करेंगे, हम ये समझ लेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। और किसी ने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, हम समझ लेंगे वो अच्छा नहीं है। तो वो क्या हो गया, हमारे साथ पर्सनली वो कैसा बिहेव करता है और पर्सनली हम उसको किस तरह से जानते हैं, हमारे कैसे रिलेशन है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं जो क्या हो सकती है, हमारी सब्जेक्टिव और बायस्ड हो सकती है। मतलब उसके अंदर एरर्स आ सकते हैं। ठीक है। सो देयरफॉर अ सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल मेथड इज रिक्वायर्ड। इसीलिए हमें एक सिस्टमैटिक, एक अच्छा साइंटिफिक प्रॉपर मेथड की रिक्वायरमेंट होती है टू असेस द पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी असेसमेंट रेफर्स टू फॉर्मल एफर्ट टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इट रेफर्स टू फॉर्मल एफर्ट, कि एक फॉर्मल एफर्ट होता है जिसके अंदर हम अच्छे से साइंटिफिक तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से, बिल्कुल अच्छे से सिस्टमैटिक प्रोसीजर में एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है। सो मीनिंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट रेफर्स टू प्रोसीजर यूज टू इवेल्युएट और डिफरेंशिएट इंडिविजुअल ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू प्रोसीजर, कि कैसी प्रोसीजर जिसका हम यूज़ करते हैं एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिफरेंशिएट करने में। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास दो इंडिविजुअल है ए और बी, तो ये दोनों इंडिविजुअल क्या होंगे, ये दोनों अलग होंगे। ठीक है। तो इनकी पर्सनालिटी को हमें समझना है, इवेल्युएट करना है, उसका हमें अच्छे से एक कंक्लूजन निकालना है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है। और साथ में मान लो इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है कि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगी। तो हमें कैसे पता लगेगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम पता लगा सके कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है। सो हमारा असेसमेंट का एम क्या होता है, टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट बिहेवियर, कि हम एक इंडिविजुअल के जो व्यवहार है उसको समझ सके, वो कैसा बिहेव करता है उसको प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है। तो मान लो अगर हमें पता लग गया कि इंडिविजुअल एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि बहुत अच्छे से मिलजुल के रहता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो सोशलेबल है काइंड ऑफ। ठीक है। मतलब इंजॉय करता है, थोड़ा दूसरों के साथ रिलेट करता है। ठीक है। और उसके अपोजिट क्या होता है, इंट्रोवर्ट, जो मतलब थोड़ा रिजर्व्ड रहता है। तो अगर एक्सट्रोवर्ट किसी पार्टी में जाएगा तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छे दोस्त बना सकता है वहाँ। ठीक है। सो विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। तो हमारा एम क्या है कि हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझ सके, उसको प्रेडिक्ट कर सके बिल्कुल कम एरर के साथ, यानी कि बहुत कम एरर हो और एक्यूरेसी क्या हो, मैक्सिमम हो। हमारा यही तो एम होता है कि हम एरर बिल्कुल कम करें और हमारी जो एक्यूरेसी हो वो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है। सो फोकस किस पे होता है कि एक इंडिविजुअल क्या करता है और एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। ठीक है। तो असेसमेंट क्या होती है कि ऐसी प्रोसीजर जिससे हम हमारे इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं। एम क्या होता है, किसी के बिहेवियर को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। फोकस किस पे होता है कि एक इंडिविजुअल क्या करता है और एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। ठीक है। सो यूजेस ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट की, पर्सनैलिटी असेसमेंट के क्या क्या यूजेस है, जैसे अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, डायग्नोसिस, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, काउंसलिंग, अदर अप्लाइड पर्पस। तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है कि हम क्या किस किस लिए हमारी पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं या हमारी पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं, तो उसका क्या क्या यूजेस हो सकता है कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझना, उसके कोई प्रॉब्लम है तो वो डायग्नोस करना, उसको अच्छे से ट्रेनिंग करना, कि अगर हमें पता होगा कि इस इंडिविजुअल में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तभी हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लेसमेंट, काउंसलिंग, ये सारे हमारे पर्सनालिटी असेसमेंट के यूजेस होते हैं। ठीक है। सो मेजर टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। सो साइकोलॉजिस्ट यूज डिफरेंट मैथड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें आता है
साइकोमेट्रिक टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड बिहेवियरल एनालिसिस। तो ये सारे हम पढ़ेंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट हमारी बुक में नहीं है क्योंकि मेनली इसमें क्या आता है, जो IQ टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उस तरह के इंक्लूड होते हैं। तो हम करेंगे सेल्फ रिपोर्ट मेजर से प्रोजेक्टिव टेक्निक एंड बिहेवियरल एनालिसिस। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। तो रिवीजन में हमने क्या किया, मीनिंग ऑफ असेसमेंट किया, मीनिंग ऑफ असेसमेंट। तो स्टार्टिंग में तो हमने इंट्रोडक्शन किया था जिसमें हमने ये देखा कि हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इनफॉर्मल पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बट वो क्या होती है, उनके अंदर बायसनेस आ सकती है, सब्जेक्टिवनेस आ सकती है, तो हमें एक फॉर्मल मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा जो पर्सनैलिटी असेसमेंट क्या होता है कि इट इज़ अ फॉर्मल एफर्ट टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। इट रेफर्स टू द प्रोसीजर टू इवेल्युएट and differentiate individuals characteristics, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, फिर हमने इसका एम देखा। एम क्या होता है हमारे पास इसका, ठीक है, एम में हमारे पास था कि हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझ सकें एंड उसको प्रेडिक्ट कर सकें, अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट बिहेवियर, यही था। फिर हमने क्या किया, इसमें हमें देखा कि हमारा जो एरर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, और एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, हमारी एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, ये किया। और मेन फोकस क्या होता है हमारा, मेन फोकस इस चीज़ पे होता है कि एक इंडिविजुअल क्या करता है, कि ठीक है, व्हाट एन इंडिविजुअल डज, व्हाट ही डज। और दूसरा कि हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है इन अ स्पेसिफिक और इन अ गिवन सिचुएशन। ठीक है, ये हमने किया। फिर हमने इसका यूजेस देखा। तो यूजेस में हमने क्या किया, हमारे पर्सनालिटी असेसमेंट के अलग अलग यूजेस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम कर लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, दूसरा ये मान लो डायग्नोसिस, फिर ट्रेनिंग, सिलेक्शन, कुछ भी मान सकते हैं हम। ठीक है, डायग्नोसिस, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, तो ये सारे हमारे क्या है इसके यूजेस किया, हमारी काउंसलिंग में और अदर अप्लाइड पर्पसेस, ये हमने इसका यूजेस किया था। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, यही किया हमने यहाँ पे, मेजर टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। तो हमारे पास टेक्निक्स क्या है या मेथड्स बोल सकते हैं। तो एक हमारा साइकोमेट्रिक मेथड्स है, साइकोमेट्रिक टेस्ट बोल सकते हैं इसको, साइकोमेट्रिक टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और फिर आता है हमारे पास बिहेवियरल एनालिसिस। तो ये अभी तक हमने किया है। ठीक है, सो अब आता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। रिपोर्ट मेजर, सो इट वाज सजेस्टेड बाय एल्पोर्ट। तो हमने एल्पोर्ट पढ़ा था, जिन्होंने थ्योरी दी थी जिसमें हमने कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स पढ़े थे। तो ये उन्होंने सजेस्ट की थी। ठीक है, एंड द बेस्ट वे टू असेस पर्सनैलिटी इज़ टू आस्क द पर्सन अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ। कि पर्सनैलिटी को असेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम इंडिविजुअल खुद से ही पूछ ले कि वो क्या फील कर रहा है। मतलब पर्सन से डायरेक्ट सवाल पूछना कि आप कैसा फील कर रहे हो, आर यू कॉन्फिडेंट, डू यू फील सैड ऑफन, आर यू एंशियस। तो ये सारे हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल होता है उससे खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स बोलते हैं। सो दीज आर स्ट्रक्चर्ड मेजर्स। अब स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चंस फॉर एवरीवन एंड सेम रिस्पॉन्स ऑप्शंस, तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड मेजर बोलते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन थ्योरी, यानी ये कोई ना कोई थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे हमने अलग अलग साइकोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ी थी, तो उनको आधार बनाया जाता है क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड मेजर, यानी कि सबके लिए फिक्स्ड क्वेश्चन, सेम ऑप्शंस होते हैं, सेम तरह के क्वेश्चंस फॉर एवरीवन। एंड दूसरा बेस्ड ऑन थ्योरी, यानी कोई ना कोई थ्योरीज के ऊपर बेस्ड होगा। जैसे कि मान लो हमने आइजेंकी की थी, तो उसके ऊपर हमने एक सेल्फ रिपोर्ट मेजर बना दिया, तो ऐसे। ठीक है, एंड यूज़ रेटिंग स्केल्स। तो इसमें रेटिंग स्केल्स का यूज़ होता है। अब रेटिंग स्केल्स क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, कि जैसे इसमें होती है हमारे पास ऑप्शंस, स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, ऐसे स्केल बनाया जाता है, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारे एक ऑप्शंस दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स को, तो उसको हम रेटिंग स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रिस्पॉन्सेज आर टेकन एट फेस वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन आंसर देता है
हम उसी को ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। मतलब जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देगा हम उसको ट्रू मान लेते हैं, कोई गेसिंग खुद की तरफ से कोई गेसिंग नहीं करते, कोई इंटरप्रिटेशन पहले से नहीं करते। सो जो रिस्पॉन्सेज होते हैं हम उसको ट्रू मानते हैं। सो दूसरा क्या है हमारे पास, स्कोर क्वांटिटेटिवली। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो आंसर्स आते हैं उनको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि मान लो अगर कोई ट्रू और फॉल्स हमारे पास ऑप्शन है तो हम मान लो हमने ट्रू को 1 मार्क्स असाइन कर दिया, फॉल्स को 0 कर दिया, तो ऐसे हम टोटल स्कोर निकालते हैं क्वांटिटेटिवली यानी कि नंबर्स की फॉर्म में। फिर आता है इंटरप्रेटेड यूजिंग टेस्ट नॉर्म, यानी कि हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। नॉर्म्स हमने पढ़ा था एवरेज परफॉर्मेंस होती है, तो फिर हमारे जो स्कोर्स आते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं उन नॉर्म्स के साथ में, ठीक है। तो ये हमने सेल्फ रिपोर्ट मेजर में किया, क्या किया कि इसको एल्पोर्ट ने सजेस्ट किया था। हम इसमें करते क्या है कि एक इंडिविजुअल से खुद पूछ लेते हैं कि वो कैसा फील करता है। ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड मेजर होते हैं, थ्योरी पे बेस्ड होते हैं, रेटिंग स्केल्स का हम यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्सेज फेस वैल्यू पे लिए जाते हैं, स्कोर्ड क्वांटिटेटिवली एंड इंटरप्रेटेड यूजिंग टेस्ट नॉर्म। तो ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आता है मेजर सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट, यानी कि हम कुछ सेल्फ रिपोर्ट्स है जो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जिसको हम MMPI बोलते हैं। तो एक बार फिर बोलते हैं इसका नाम क्या है, माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ठीक है। इसको दिया किसने था, हैथवे एंड मैकिलनी ने इसको दिया था। किसने, हैथवे एंड मैकिलनी ने इसको दिया था। सो ये 2 साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये हमारा MMPI बनाया। तो माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री को किसने बनाया, हैथवे एंड मैकिलनी ने इसको बनाया। सो ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर साइकेट्रिक डायग्नोसिस, तो इसको स्टार्टिंग में डिज़ाइन किस लिए किया गया था, मेंटल डिसऑर्डर्स को पहचानने के लिए, उनको डायग्नोस करने के लिए। मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, तो ये हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इनको डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट बनाया गया था इनिशियली, ठीक है। फिर इसका रिवाइज्ड वर्जन आया। अब रिवाइज्ड वर्जन का मतलब क्या होता है कि मान लो जो पहले वाला वर्जन होता है, यानी जो हम स्टार्टिंग में बनाते हैं वो आउटडेटेड हो जाता है, तो उसको हमें अपडेट करना पड़ता है, यानी कि उसके अंदर कुछ नए स्टेटमेंट्स डालने पड़ते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो हमारा क्या होता है, अपडेटेड या रिवाइज्ड वर्जन होता है। तो रिवाइज्ड वर्जन क्या है इसका, MMPI-2। और इसके अंदर कितने स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, 567 स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिस्पॉन्सेज देते हैं, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ 10 क्लिनिकल सब स्केल्स, और इसके अंदर कितने सब स्केल है, मान लो एक टेस्ट होता है तो उसके अंदर कुछ सब स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे, और इसके अंदर कितने सब स्केल्स है, इसमें हमारे पास 10 तरह के सब स्केल्स है, ठीक है। कितने सब स्केल है, 10 क्लिनिकल सब स्केल्स इंक्लूडिंग हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, साइकोपैथेटिक डेविएट, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी एंड पैरानोइया, साइकस्थेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, सोशल इंट्रोवर्जन। इधर आएगा 10, 6 नहीं आएगा, 10 आएगा, ठीक है। सो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास इसमें P जो है, P से हमारे पास 3 सब स्केल्स है, ठीक है। फिर हमारे पास है 2MHS करेंगे और 1D, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद करेंगे, ठीक है। P 3P 2MHS, ठीक है। वो MDH आता है, या फिर इसको MSH कर लो, MDH से D हटा देना और MSH कर लेना, ठीक है। और 1D, ठीक है। 3P 2MSH एंड 1D, ठीक है। 3P 2MSH एंड 1D, ऐसे याद करेंगे इसको। तो MSH याद रखना मुश्किल होगा, P तो हम याद रख लेंगे और D भी रख लेंगे, क्योंकि P हमारे पास 3 बार है और D हमारे पास 1 बार है। तो बीच वालों को कैसे करेंगे, जो MDH मसाले आते हैं ना, MDH MDH, तो MD की जगह हमें क्या लगा देना है, MSH MSH MSH, ऐसे करके याद करना है, ठीक है। सो 10 पहला हाइपोकॉन्ड्रियासिस समझते हैं, एक बार इनका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। सो हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है, हमें इसका मतलब नहीं दे रखा बुक में, सिंपली नाम दे रखा है तो हम नाम कर लेते हैं, बट मैं मतलब इसलिए समझा रही हूँ ताकि वर्ड्स थोड़े याद रखने में ईजी हो। सो हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है कि एक पर्सन को बार बार लगता है कि वो बीमार है, मतलब उसकी रियल इलनेस नहीं होती बट स्टिल उसको लगता है कि वो बीमार है, तो उसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल को मान लो अगर छोटा सा हेडेक भी होता है तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे बहुत सीरियस बीमारी है, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है। फिर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन तो सबको पता होगा, डिप्रेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल सैडनेस फील करता है, होपलेसनेस फील करता है, लो एनर्जी होती है, वर्थलेस फील करता है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया कुछ भी हो सकता है, खाना भूख ज़्यादा लग सकती है, कम लग सकती है, तो ये हमारा डिप्रेशन में आता है।
फिर आता है हिस्टीरिया। अब हिस्टीरिया में क्या होता है हमारे पास, हिस्टीरिया में जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेस फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मान लो टेंशन हो रही है तो ज़्यादा उसको पैरालिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से होता है कि यानी कि एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस होता है बट वो स्ट्रेस किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। फिर आता है साइकोपैथेटिक डेविएट। अब डेविएट तो हमें पता है क्या होता है। अब साइकोपैथेटिक डेविएट का मतलब क्या होगा कि मान लो हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, जब इंडिविजुअल्स वो रूल्स नहीं मानता तो क्या होता है कि वो उसका बिहेवियर मतलब अलग हो जाता है, हॉस्टाइल बिहेवियर होता है, उसको गिल्ट रहना बंद हो जाता है। मान लो अगर उसने किसी एल्डर की डिसरिस्पेक्ट की फिर भी उसको गिल्ट नहीं होगा, एग्रेसिव बिहेवियर होगा, यानी कि जो सोशल नॉर्म्स और रूल्स है उनसे डेविएट करने लगता है, ठीक है। जो नॉर्मल प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए, एक आइडल बिहेवियर होना चाहिए, वो शो नहीं करता। सो फिर आता है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। इसमें एक इंडिविजुअल्स के रोल पैटर्न्स को मेजर किया जाता है, ठीक है। और फिर है हमारे पास पैरानोइया। तो पैरानोइया में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को ऐसे लगता है कि ये सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ना वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, यानी कि सारे मेरे खिलाफ है। वो सभी को ऐसे सस्पिशियस नज़र से देखता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास आता है साइकेस्थेनिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल को एंजाइटी होती है, ऑब्सेशंस होने लगते हैं, कंपल्शन होता है, ठीक है, मतलब बार बार हाथ धोना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होगा, स्किज़ोफ्रेनिया में एक इंडिविजुअल की थिंकिंग डिस्टर्ब होगी, उसको हेल्यूसिनेशन होने लगेंगे, मतलब फिजिकली कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है बट स्टिल उसको कुछ दिखने लगेगा, कुछ सुनने लगेगा। तो ये सारा हेल्यूसिनेशन में होता है। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, डिल्यूजन फॉल्स बिलीव्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल को होने लगती है। ये हमारा जो डिसऑर्डर वाला चैप्टर है उसके अंदर हम कवर भी करेंगे। फिर आता है मेनिया। अब मेनिया क्या होता है कि ये समझ लो डिप्रेशन का टोटली अपोजिट, मतलब एक इंडिविजुअल इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें कि पूछ नहीं सकते, ओवर एक्साइटेड होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलेगा। तो ये सारी चीज़ मेनिया में आती है, ठीक है। डिप्रेशन का टोटली अपोजिट कंसिडर कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सोशल इंट्रोवर्जन। सोशल इंट्रोवर्जन क्या होता है कि एक इंडिविजुअल विड्रॉल कर लेता है, मतलब कि सोसाइटी में इतना एंगेज नहीं होता, इंटरेक्शन बहुत कम होती है, अकेला रहना पसंद करता है। तो ये सब स्किल इस चीज़ को मेजर करता है। तो हमारे पास 10 सब स्किल है जिसको हम कैसे याद करेंगे, 3P 2 MDH की जगह हमें क्या लगाना है, MSH एंड 1D, ठीक है। ऐसे हमारे पास 10 हो गए। सो P से हमारे पास क्या है, पैरानोइया, साइकेस्थीनिया एंड हमारे पास है साइकोपैथेटिक डेविएट, ठीक है। 3P हो गया। फिर M से हमारे पास एक है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी और दूसरा हमारे पास M से है मेनिया। फिर हमारे पास S से क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया और सोशल इंट्रोवर्जन, ठीक है। फिर हमारे पास H से है हिस्टीरिया एंड हाइपोकॉन्ड्रियसिस और D से हमारे पास एक ही है डिप्रेशन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री दी किसने, हैथवे एंड मैकिन्ले ने दी। ये किस लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, टू मेजर द साइकेट्रिक डिसऑर्डर और टू डायग्नोज द साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। फिर इसका रिवाइज्ड वर्जन MMPI 2 है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसके अंदर 567 ट्रू और फॉल्स रिस्पॉन्सेज है, 10 क्लिनिकल सब स्केल है जिसको हम 3P2 MSH D से याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी इंडियन एडेप्टेशन जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, ठीक है, JMPI। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा कवर हो गया मल्टीफेजिक माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। अब है हमारे पास नेक्स्ट आइजैंग पर्सनालिटी क्वेश्चनियर। इसमें क्या होता है कि ये डेवलप किसने की, आइजैंग ने। तो हमने इनकी थ्योरी भी पढ़ी थी जिन्होंने 3 वो डायमेंशन दी थी। तो इनके अंदर इनिशियली इन्होंने 2 डायमेंशन दी, इंट्रोवर्जन एक्सट्रावर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी। ये हमें इतना इस पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया इंट्रोवर्जन क्या होता है, एक्सट्रोवर्जन क्या होता है, इमोशनल स्टेबल, ये इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने एक 3rd डायमेंशन ऐड की जो थी साइकोटिसिज्म, ठीक है। साइकोटिसिज्म क्या होता है कि सोसाइटी में अच्छे से बिहेव नहीं करता, हॉस्टिलिटी एंगर होता है। तो ये सारी चीज़ किस में होती है, साइकोटिसिज्म में होती है। ये इसमें इसकी क्वालिटीज़ भी बता रखी है, हॉस्टाइल, ईगोसेंट्रिक, एंटी सोशल बिहेवियर। सो ये भी हमारा एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो हमने कितने कर लिए, एक हमने किया सबसे पहले माइनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, दूसरा आइजैंग ने दिया। इसमें इतना कुछ है नहीं, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वही बता रखी है इसमें। फिर आता है हमारे पास 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर। तो ये किसने डेवलप किया था, कैटेल ने डेवलप किया था। फैक्टर एनालिसिस पे बेस्ड है। ये जस्ट ये मान लो हमारी थ्योरी ही रिवाइज हो रही है। फैक्टर एनालिसिस हमने देखा था कि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और हम उसको छांट के बिल्कुल जो रेलेवेंट वर्ड्स होते हैं उतने ही रखते हैं। तो उन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, बेसिक पर्सनैलिटी फैक्टर्स, यानी इसको हम ये भी बोल सकते हैं 16 इन्होंने सोर्स ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है।
और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्सेज होते हैं। इसको हाई स्कूल स्टूडेंट्स और अडल्ट्स पे लगा सकते हैं। यूज़फुल होता है करियर गाइडेंस में, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन में, ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग में। ठीक है, तो ये हमारा इतना ही है। तो हमने किया माइनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, दूसरा हमने किया आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनियर। अब हमारे पास 16 पीएफ है जो किसने डेवलप किया है, केटेल ने डेवलप किया है। इसके अंदर फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया गया है। 16 इन्होंने सोर्स स्टेट आइडेंटिफाई किए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज है इसमें। किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो बता रखा है। यूज़फुल किस में है, करियर गाइडेंस एंड वोकेशनल एक्सप्लोरेशन में यूज़फुल है। ठीक है, अब हमारे पास और भी कुछ मेजर्स होते हैं जो क्या क्या मेज़र करते हैं। ये कुछ क्वालिटीज़ है जो मेज़र करते हैं, जिसमें आता है हमारे पास अथॉरिटेरियनिज्म, लोकस ऑफ कंट्रोल, ऑप्टिमिज्म। तो अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अथॉरिटी को कितना ब्लाइंडली फॉलो करता है। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल क्या बिलीव करता है कि उसके जो लाइफ इवेंट्स है वो कौन कंट्रोल कर रहा है। एक हमारे पास इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि मेरी जो सक्सेस है वो मेरे हार्ड वर्क पे डिपेंड करती है, मतलब मैंने कुछ किया है उसके कारण वो इवेंट हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि सक्सेस है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि लक, फेट, गॉड। ठीक है, तो ये हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। ऑप्टिमिज्म में क्या होता है कि हम हमारे फ्यूचर को कैसे देखते हैं, कि हम हमारे फ्यूचर के लिए होप रखना, पॉजिटिव सोचना। तो ये सारी चीज़ किस में आती है, हमारी ऑप्टिमिज्म में आती है। तो हमारे पास और भी अलग अलग तरह की सेल्फ रिपोर्ट मेजर है जो अलग अलग क्वालिटीज़ को मेजर करती है। तो हमारी बुक में मेनली 3 दे रखी है, वो हमने कवर कर ली। ठीक है, MMPI, आइजेन एंड केटेल की। ठीक है, फिर हमारे पास लिमिटेशंस क्या है सेल्फ रिपोर्ट मेजर की, वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है सोशल डिज़ायरेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, रिस्पोंडेंट आंसर इन अ सोशली एक्सेप्टेबल मैनर, यानी कि मान लो कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम जो इंडिविजुअल होगा वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो इस तरह के रिस्पॉन्सेज देगा जो सोसाइटी को अच्छा लगे। ठीक है, मतलब जो दूसरा पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगे। अब मान लो मैंने पूछ लिया कि आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते, आप कोई इंडिविजुअल ऐसे लिखेगा नहीं करता, चाहे वो इन रियल में करे चाहे ना करे, कोई इंडिविजुअल ऐसे नहीं लिखेगा कि मैं नहीं करता, क्योंकि अगर मान लो वो वैसा लिखेगा तो वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सोशल डिजायरेबल यानी कि जो कानों को सुनने को अच्छा लगे वही रिस्पॉन्स वो दे देते हैं, चाहे वो सच हो चाहे ना हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, एक्विसेंस। तो इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल्स कोई भी कंटेंट हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें एग्री कर जाता है। ये एक इंडिविजुअल की टेंडेंसी होती है कि बिना ये देखे कि क्या उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो मतलब ऐसे ही मान लो उसको टाइम पास की तरह भर देता है, एग्री 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 ऐसे करके। तो ये हमारा एक्विसेंस में आता है। तो इन जो हमारी लिमिटेशंस के कारण एक जो असेसमेंट होती है उसकी रिलायबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है, तो ये हमारी इसकी लिमिटेशंस है। रिलायबिलिटी पे फ़र्क पड़ना यानी कि उसकी एक्यूरेसी कम होती है, उसकी कंसिस्टेंसी कम होती है। क्वेश्चंस इन यूज़ में क्या होता है कि अगर हम टेस्टिंग करें तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग की, प्रोफेशनल सुपरविजन की। अनट्रेन्ड पर्सन शुड नॉट टेस्ट और इंटरप्रेट अदर्स पर्सनैलिटी की। मान लो जो जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली वो उनके जो स्कोर्स है उनको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उनका टेस्ट नहीं ले सकते। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम रिवाइज करते हैं। रिवाइज में हमने सबसे पहले क्या किया है, हम कर रहे हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर, है ना, सेल्फ रिपोर्ट मेजर। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसको सजेस्ट किसने किया था, एल्पोर्ट ने। और इसमें हम क्या करते हैं, पर्सन खुद से ही पूछ लेते हैं। ठीक है, आस्क द पर्सन अबाउट हर सेल्फ हिमसेल्फ, पर्सन अबाउट हर सेल्फ हिमसेल्फ, यही किया था। फिर हमने इसकी कुछ क्वालिटीज़ की थी। क्वालिटीज़ में क्या था कि ये हमारे स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन थ्योरी। ठीक है, तो इसमें दीज आर स्ट्रक्चर्ड बेस्ड ऑन थ्योरी। और इसमें हमारे पास क्या होता है, रेटिंग स्केल्स होता है। ठीक है, तो ये हमने किया। फिर हमने उसका नेचर देखा था, उसमें हमने ये किया था कि इसके अंदर हम जो नंबर्स होते हैं उसको क्वांटिटेटिवली मेज़र करते हैं, फिर उसको एवरेज स्कोर से मेज़र करते हैं। तो ये हमने इसके सेल्फ रिपोर्ट में किया। उसके बाद में हमने क्या किया था, उसके बाद में हमने देखा कुछ सेल्फ रिपोर्ट मेजर, जिसमें हमने सबसे पहले किया MMPI। MMPI किसने दिया था, मैकिनले एंड हैथवे। ठीक है, और इसको डेवलप किस लिए किया था, साइकेट्रिक डायग्नोसिस के लिए, साइकेट्रिक डायग्नोसिस के लिए इसको डेवलप किया था। इसका रिवाइज्ड वर्जन हमारे पास MMPI 2 है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर कितने स्टेटमेंट हमारे पास 567 स्टेटमेंट है जो कि ट्रू और फॉल्स फॉर्मेट में है, ठीक है, फॉल्स फॉर्मेट में। और इसके अंदर हमारे पास 10 सब स्केल्स है, 10 सब स्केल्स, जो इसको हमने कैसे याद किया था, जिसको हमने याद किया था 3P, 2MDH की जगह हमें क्या करना है 2MSH, ठीक है, MSH और 1D, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको याद किया था। और हमारा P से क्या था, साइकोपैथेटिक डेविएट, पैरानोया एंड साइकेस्थीनिया, ये था हमारा P से। M से क्या था हमारे पास, मेनिया एंड मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। S से हमारे पास क्या था, ऐसे था सोशल इंट्रोवर्जन एंड स्किज़ोफ्रेनिया। H से हमारे पास हिस्टीरिया एंड हाइपोकॉन्ड्रियासिस। और D से था हमारे पास डिप्रेशन। तो ये हमने इसके अंदर किया। और इसके अंदर हमने क्या देखा, जोधपुर माइनेसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंट्री हमारी इंडियन अडेप्टेशन है, ठीक है। उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट किया वो था आइजेंका। तो इसके अंदर हमारे पास क्या याद रखना है, इसके अंदर 3 हमारे पास डायमेंशंस है, ठीक है, 3 डायमेंशंस है। हमारे पास 3 कौन कौन से डायमेंशन है, एक हमारे पास एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन, दूसरी हमारे पास इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस इमोशनल अनस्टेबिलिटी, यही था इमोशनल अनस्टेबिलिटी। और तीसरी हमारे पास क्या है, साइकोटिसिज्म की हमारे पास डायमेंशन है, ठीक है, ये हमारे आइजेंक ने दी थी। फिर उसके बाद में हमने किया, उसके बाद में हमने 16 पर्सनालिटी फैक्टर किया, जो दिया किसने था, रायमंड कैटेल ने, ठीक है, कैटेल ने इसको दिया था। दूसरा कि इसके अंदर फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक को यूज़ किया था, जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पर्सनालिटी में फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किसने किया है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि 16 PF में यूज़ हुआ है, रायमंड कैटेल ने किया था। फिर कि इसके अंदर 16 सोर्स ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए, सोर्स ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया। और इसके अंदर MCQ फॉर्मेट के अंदर रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमने टेस्ट किया। उसके बाद में हमने कुछ ये लिमिटेशंस की थी, जिसमें सोशल डिजायरेबिलिटी और एक्विसेंस हमारे पास 2 लिमिटेशंस है, ठीक है। अब हम करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, प्रोजेक्टिव, यानी कि कोई चीज़ को हम किसी के ऊपर प्रोजेक्ट करें। अब वो किस पे प्रोजेक्ट करेंगे, वो अलग अलग चीज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई पिक्चर हो सकती है, मतलब अपनी फीलिंग्स को दिखाएंगे। अब वो जब हम टेक्निक्स करेंगे तब समझ आएगा कि हम हमारी फीलिंग्स को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम नॉर्मली इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। सो अर्लियर मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट आर कॉल्ड डायरेक्ट टेक्निक्स। जो अभी तक हमने पढ़ी उनको हम डायरेक्ट टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट टेक्निक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन एंड द पर्सन नोज दैट हर हिज पर्सनालिटी इज बीइंग असेस्ड। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है हम एक तो उससे डायरेक्टली लेते हैं, मतलब सीधे जो इंडिविजुअल होता है उससे इन्फॉर्मेशन ली जाती है उसकी पर्सनालिटी की। जैसे कि मान लो हम क्वेश्चनियर दे देते हैं, जो भी टेस्ट दे देते हैं, उससे क्या होगा, डायरेक्टली उस इंडिविजुअल से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा कि उस इंडिविजुअल को पता है कि मेरी पर्सनालिटी को असेस किया जा रहा है, ठीक है, मतलब उसको अच्छे से पता है कि मेरी क्या एस्पेक्ट को ये मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट टेक्निक बोलते हैं। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पीपल बिकम सेल्फ कॉन्शियस। अब इंडिविजुअल सेल्फ अवेयर ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा अवेयरनेस आ जाती है उनके बारे में, और वो ये सोचने लग जाते हैं कि मान लो ये चीज़ मेरी अगर ये मेज़र कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा अलग तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो मतलब अलग तरह से वो ये सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो उनकी जो रियल फीलिंग्स है वो नहीं निकल पाएगी, ठीक है। मान लो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम हमारी प्राइवेट फीलिंग्स जैसा हम फील कर रहे हैं वो नहीं दिखा सकते। जब हमें पता होगा कि कोई दूसरा हमें देख रहा है, कोई दूसरा हमारी कुछ असेसमेंट कर रहा है, तो हम अलग तरह से बिहेव करेंगे। जैसे मान लो हमने देखा होगा कि हमारी क्लास में जब प्रिंसिपल आके बैठ जाती थी तो टीचर अलग तरह से बिहेव करता था, तो क्योंकि उसको पता था कि मेरा असेसमेंट चल रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। सो पीपल बिकम सेल्फ कॉन्शियस एंड दे हेजिटेट टू शेयर प्राइवेट थॉट्स एंड फीलिंग्स, क्योंकि जब पता होगा तो वो अपने प्राइवेट थॉट्स और फीलिंग्स को नहीं बताएंगे, ठीक है, ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कुछ एग्रेशन, जेलसी, फियर, इस तरह के इमोशंस होते हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सेज आर ऑफन सोशली डिजायरेबल, और रिस्पॉन्सेज कैसे होंगे कि जो सोसाइटी को अच्छा लगे। मान लो क्वेश्चनियर में कुछ है कि मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, अब हम ये सोचेंगे कि हम ऐसा टिक कर देते हैं ऑप्शन जो सोशली डिजायरेबल हो, मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो इस तरह की इसमें प्रॉब्लम्स होती है, इस सिचुएशन में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, किसमें, डायरेक्ट टेक्निक्स में, जो अभी हमने की। तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टेक्निक्स में हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं पहले तो जो डायरेक्ट टेक्निक्स है उसमें प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट क्यों है वो, क्योंकि हम डायरेक्टली एक इंडिविजुअल से ले रहे हैं और उस इंडिविजुअल को पता होगा कि उसकी पर्सनैलिटी असेस हो रही है। और ऐसे में क्या होता है, एक इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, वो अपने प्राइवेट थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता और सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज देता है, ठीक है।
फिर हमारे पास आता है नीड फॉर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है वो हम करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिक थ्योरी, कौन सी थ्योरी है ये, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ठीक है, ध्यान रखना, सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी और उसमें हमने पढ़ा भी था डिफेंस मैकेनिज्म में एक प्रोजेक्शन, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म था वो भी किया था। तो इसमें हम क्या करें, साइको एनालिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर का बहुत बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस डिजायर्स, फीलिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट से कंट्रोल होता है, ठीक है। और जिसका इंडिविजुअल को खुद के बारे में, मतलब जिसका इंडिविजुअल को खुद को भी नहीं पता होता कि हाँ ये मेरे अंदर ये हो रहा है, क्योंकि अनकॉन्शियस तो वही होता है जो इंडिविजुअल अवेयर नहीं है, बट स्टिल वो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पास कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारा अनकॉन्शियस कंट्रोल करता है। सो डायरेक्ट टेक्निक्स इन अनकॉन्शियस हमारे मोटिव्स और इनको कवर नहीं कर पाती, मतलब इनका असेसमेंट नहीं कर पाती, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती। सो डू नॉट गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसलिए हमारा जैसे डायरेक्ट टेक्निक्स क्या करती है, सिर्फ कॉन्शियस लेवल को मेजर करती है, हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स मिस हो जाते हैं। तो इसलिए इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करते हैं, जो हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, ठीक है। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ये हमने अभी कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि अभी तक जो हमने पहले की वो डायरेक्ट टेक्निक्स थी, इंडिविजुअल से डायरेक्टली लेते हैं, उसको पता होता है पर्सनैलिटी असेस हो रही है, ऐसी सिचुएशन में सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है इंडिविजुअल, प्राइवेट थॉट्स फीलिंग्स को शेयर नहीं करता, सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज आते हैं। और नीड क्यों है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस जो मोटिव्स होते हैं, अनकॉन्शियस जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, बट जो हमारी डायरेक्ट टेक्निक होती है वो उसको कवर नहीं कर पाती, इट फेल्स टू अनकवर द अनकॉन्शियस, और हमारी एक पर्सनालिटी की कंप्लीट पिक्चर हमें नहीं दे पाती। इसलिए इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स की, मतलब जिसमें हमारे अंदर क्या चल रहा है वो सारी चीज़ भी प्रोजेक्ट हो जाए, हमें पता लग जाए, ठीक है। तो ये हमारी इसकी रिक्वायरमेंट है। सो इसमें बेसिक असम्पशन क्या है, व्हेन अ पर्सन इज गिवन less structured और unstructured stimuli, he she project feelings, desire और need। अब इसमें क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड, मान लो मैंने आपको कोई भी रैंडम कोई भी इमेज दिखा दी, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आप इसके बारे में लिखो कि इसमें क्या हो रहा है और ये सिचुएशन क्यों हुई, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ भी आपको रैंडम एक पिक्चर दे दिया जिसका कोई इतना खास मतलब नहीं है, आपको खुद अपनी स्टोरी बनानी है। तो जब आप खुद की कोई स्टोरी बनाओगे तो उसमें आपके अपने थॉट्स रिप्रेजेंट होंगे, और उससे जो असेस कर रहा है उसको पता लगेगा कि इस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी किस तरह की है। तो इसमें यही दे रखा है कि अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड और लेस स्ट्रक्चर्ड, यानी जिसमें कोई क्लियर मीनिंग नहीं है, थोड़ी एम्बिगुअस है, ठीक है, अनक्लैरिटी है, ऐसा अगर हम स्टिमुलस देंगे तो वो इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स, डिजायर्स, नीड को क्या करेगा, उस पिक्चर के थ्रू प्रोजेक्ट करेगा, मतलब अपनी सारी चीज़ें उस पिक्चर पे प्रोजेक्ट करेगा और उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर देगा, ठीक है, सिंपली इसमें यही होता है। सो दीज प्रोजेक्शन आर इंटरप्रेटेड बाय ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स। तो इनको कौन इंटरप्रेट करेगा, इनका मीनिंग कौन निकालेगा, जो ट्रेनिंग, जिनको अच्छे से ट्रेनिंग मिली हुई है, नॉर्मल कोई इंडिविजुअल उनका मीनिंग नहीं निकाल सकता, एक स्पेशल ट्रेन साइकोलॉजिस्ट होगा जो उसको एनालाइज करेगा। सो इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो इन ऐसे स्टिमुलाई का हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारे अनकॉन्शियस एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का वो पता लगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई दी जाती है, यानी कि हमारा जो स्टिमुलाई होता है, यानी कुछ भी क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो हमें कोई भी पिक्चर देंगे तो वो क्लियर नहीं होगी, ठीक है, एम्बिगुअस होगी, वो एम्बिगुअस होगी, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फिर वो उस पिक्चर पे अपनी सारी फीलिंग्स, डिजायर, नीड्स, मोटिव सबको प्रोजेक्ट करेगा और उससे हम उस इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी को असेस करेंगे, ठीक है, सिंपल। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि प्रोजेक्टिव टेक्निक डिफरेंस, मतलब हमारे पास अलग अलग तरह की टेक्निक्स हो सकते हैं, मतलब अलग तरह का स्टिमुलस हो सकता है, उसमें अलग तरह के रिस्पॉन्स हो सकता है। तो इसमें क्या है कि एसोसिएशन विद स्टिमुलाई, कि हम किसी स्टिमुलाई को किसी चीज़ से जोड़ते हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक वर्ड बोलूँ मदर, ठीक है, और आपने क्या मैंने कहा मैं एक वर्ड बोलूँगी मदर, आपको उससे रिलेटेड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, आपने बोल दिया लव। तो इससे क्या हो रहा है कि हम एक वर्ड को किसी चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एसोसिएशन विद स्टिमुलाई। स्टोरी राइटिंग, कि मैंने कुछ पिक्चर दिखा दी, आपने उसके बारे में स्टोरी लिखी, मैंने कोई एक सेंटेंस दे दिया, माई नेम इज़ दिस, मतलब ऐसे सेंटेंस, कोई भी रैंडम सेंटेंस हो सकता है, फिर आपको उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वो भी हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक में आएगा। आपको कुछ ड्राइंग बनानी है एक्सप्रेशन के बेसिस पे, और चॉइस ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम, मतलब मैंने आपको बहुत सारे स्टिमुलस दे दिए और आपने उसमें से एक पर्टिकुलर सेलेक्ट किया, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाएगा। तो ये हम टेक्निक्स करेंगे तब हमें समझ आएगा कि इसका एक्चुअल में मतलब ये टेक्निक्स है क्या, ठीक है।
सो कॉमन फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, अब इसके कॉमन फीचर्स क्या है सबके। सो ये हमें अच्छे से करना है कि स्टिमुलाई आर अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। पहला क्या है कि अनस्ट्रक्चर्ड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, यानी कि क्लियरली डिफाइंड नहीं है, क्लियर मीनिंग नहीं है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, जैसा इंडिविजुअल चाहेगा वैसे वो उसको देख के आंसर करेगा, उसको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये स्टिमुलस है क्या, मतलब हम स्टिमुलस किसी तरह का दे रहे हैं, हम मेजर क्या कुछ भी कर सकते हैं उससे, मतलब उसका पर्सनैलिटी उससे पता लगेगी हमें। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हमें स्टिमुलाई जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होती, अनक्लियर होती है, एम्बिगुअस होती है, ठीक है। पर्पस एंड स्कोरिंग मेथड आर नॉट डिस्क्लोज टू द सब्जेक्ट, कि हम सब्जेक्ट को नहीं बताते कि हमारा पर्पस क्या है और हम टेस्ट क्यों कर रहे हैं और इसका कैसे इसका स्कोरिंग होगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को फेक नहीं कर पाएगा, मतलब झूठी पर्सनालिटी नहीं दिखा पाएगा, कि उस इंडिविजुअल को पता ही नहीं कि ये मेजर क्या कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल कैसे अपनी फेक पर्सनालिटी दिखा पाएगा, ठीक है। सो देर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर, कि कोई सही या गलत आंसर नहीं होता। एवरी रिस्पॉन्स इज कंसीडर मीनिंगफुल, हर एक रिस्पॉन्स मीनिंगफुल कंसीडर किया जाता है। अगर स्मॉल डिटेल भी है वो भी इंपॉर्टेंट कंसीडर करी जाएगी, चाहे उसके अंदर साइलेंस हो, हेजिटेशन हो, हर एक चीज़ का मीनिंग होता है, ठीक है। और स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर लेंथी एंड सब्जेक्टिव, की जो हम स्कोरिंग करेंगे वो लेंथी होगी, सब्जेक्टिव होगी, यानी कि एक्सपर्ट की जजमेंट पे डिपेंड करेगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी, सेम रिस्पॉन्स के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स हैं, एक बार फीचर्स को फिर से रिवाइज करते हैं कि है क्या। स्टिमुलाई क्या होती है हमारी, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ध्यान रखना है, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई होती है या पुअरली डिफाइंड होती है। दूसरा कि हम उसको पर्पस नहीं बताते, ना स्कोरिंग मेथड बताते कि कैसे इसको हम स्कोर करेंगे, और इंडिविजुअल को मतलब ये नहीं होता कि कोई राइट आंसर है कोई रॉन्ग आंसर है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। दूसरा कि हर एक स्मॉल से स्मॉल रिस्पॉन्स भी मीनिंगफुल होता है, ठीक है। और हमारी जो स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन होती है वो लेंथी और सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। फिर आता है डिफरेंस फ्रॉम साइकोमेट्रिक टेस्ट, कि हमने जो टेस्ट किए उससे अलग कैसे है, कि इनको हम ऑब्जेक्टिवली स्कोर नहीं कर सकते। अब मान लो किसी ने एक पिक्चर लिख के कोई एक स्टोरी फॉर्म कर दी, क्या हम उसको ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उस सब ने अलग अलग स्टोरी लिखेगी, एक कॉमन हमारे पास क्राइटेरिया नहीं होगा कि कैसे हम करें। तो ऑब्जेक्टिवली एक फिक्स्ड स्कोरिंग पैटर्न या मेथड नहीं होता इसमें, ठीक है। फिर रिक्वायर क्वालिटेटिव एनालिसिस, की एक हमारे पास क्या होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या होता है नंबर्स की फॉर्म में, बट इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास नंबर्स नहीं होते, हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होता है, कि जो इंडिविजुअल्स ने डिस्क्राइब किया उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है। और नीड राइगरस एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, कि इसके अंदर इसको करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया, रिवाइज। तो हम सबसे पहले देखा हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कर रहे हैं, हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हमने सबसे पहले देखा कि जो हमने इससे पहले जो टेक्निक्स पढ़ी थी वो क्या थी, वो हमारी डायरेक्ट टेक्निक्स थी या डायरेक्ट मेथड्स थे, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड्स क्यों थे, क्योंकि एक तो हम इंडिविजुअल से डायरेक्टली ले रहे थे, ठीक है, एक तो हम क्या कर रहे थे, जो पर्सन था उससे डायरेक्टली टेक्निक्स जो इन्फॉर्मेशन है वो ले रहे थे, ठीक है, पर्सनली डायरेक्टली गिव्स इन्फॉर्मेशन। और दूसरा उस इंडिविजुअल को पता है कि उसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जा रहा है, तो पर्सन को क्या होता है, ही और शी नोज कि उसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, वो अपने प्राइवेट थॉट्स को नहीं बताता, ठीक है। और तीसरा कि जो सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज है वो देता है, ये हमने इसके स्टार्टिंग में किया था, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टार्टिंग में की। फिर हमने देखा कि हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की नीड क्या होती है, ठीक है, नीड फॉर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने एक वो थ्योरी पढ़ी थी साइको एनालिटिक, उसमें क्या बोला कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो अनकॉन्शियस मोटिव से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, कि मतलब हमारे जो बिहेवियर के एस्पेक्ट्स है उसके अंदर अनकॉन्शियस पार्ट का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो उसमें और जो हमारी डायरेक्ट टेक्निक्स है, डायरेक्ट टेक्निक्स इन सारी जो अनकॉन्शियस मोटिव्स है इनको फुलफिल या इनको कवर नहीं कर पाती, इनके बारे में बता नहीं पाती। डायरेक्ट टेक्निक्स फेल टू अनकवर अनकॉन्शियस, ठीक है, ये क्या था। और हमें एक पूरी कंप्लीट पिक्चर ऑफ पर्सनालिटी नहीं मिलती, तो इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस लिमिटेशन,
हमने क्या किया, हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बनाई, ठीक है। फिर हमने इसकी कुछ बेसिक अजम्पशन देखी थी, मतलब सिंपली ये मान सकते हैं कि इसमें हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में होता क्या है। तो इसमें हमने क्या किया कि एक इंडिविजुअल को हम क्या देते हैं, इंडिविजुअल को हम अनस्ट्रक्चर्ड या लेस स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई देते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई दी जाती है, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई। और इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करता है। इंडिविजुअल क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। ये किया हमने, और इन्हीं प्रोजेक्शन को फिर हम इंटरप्रेट करते हैं और इंडिविजुअल का अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये हमने किया। उसके बाद में हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो ये तो बहुत सिंपल है कि अलग अलग हमारे पास टाइप्स है। जैसे हमने किया कि एसोसिएशन विद स्टिमुलाई, सेंटेंस कंप्लीशन, ड्रॉ अ पर्सन, स्टोरी राइटिंग। तो ये इसमें इतना कुछ नहीं है, एक बार सिंपली नाम याद रख लेना, क्योंकि हम टेक्निक्स करेंगे तो हमें समझ आ ही जाएगा कि ये पर्टिकुलर टेक्निक इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। फिर कॉमन फीचर्स किए हमने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फीचर्स हमें ध्यान रखना है। तो फीचर्स में हमने सबसे पहले क्या किया था, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई होती है हमारे पास, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई होती है इसके अंदर, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई। दूसरा हमने क्या किया था कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है उसको हम पर्पस और कैसे इसका स्कोरिंग मेथड है वो नहीं डिस्क्लोज करते, उसको बताते नहीं है। पर्पस एंड स्कोरिंग इज नॉट डिस्क्लोज्ड, ठीक है, ये हमने किया। फिर हमने किया कि इसमें कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता, नो रॉन्ग एंड राइट आंसर। फिर हमने देखा कि हर एक जो रिस्पॉन्स होता है, फोर्थ, एवरी रिस्पॉन्स इज मीनिंगफुल। और लास्ट हमने क्या किया कि इसकी जो स्कोरिंग होती है वो लेंदी और सब्जेक्टिव होती है, लेंदी एंड सब्जेक्टिव स्कोरिंग। तो ये हमने किया। फिर इसका हमने डिफरेंस देखा था किसके साथ, साइकोमेट्रिक टेस्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिवली होते हैं बट इसके हम नहीं कर सकते। और हमारे जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं उनके अंदर तो क्वांटिटेटिव होता है और इसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम मेजर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इसमें हम सबसे पहले करेंगे रोरशाक इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है तो इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या होता है, इसको डेवलप किसने किया था, हरमन रोरशाक ने डेवलप किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, 10 इंक ब्लॉट्स। अब इंक ब्लॉट्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमने एक इमेज बनाई है, इसी तरह के इंक ब्लॉट्स होते हैं। तो इसमें क्या इन्होंने क्या किया, ये एक पेपर लिया, ठीक है, उस पेपर पे कुछ इंक के ऐसे छींटे डाल दिए और उस पेपर को क्या कर दिया, ऐसे था पेपर, अब इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया, इस पे ऐसे छींटे डाल के इंक के और इसको ऐसे फोल्ड करके, तो दोनों साइड वो इमेज बन जाएगी। और फिर क्या कर दिया, इसको खोल दिया, तो इसको इन्होंने इंक ब्लॉट बोला, ठीक है। इस तरह के इन्होंने इंक ब्लॉट्स बनाए 10, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सारे दे रखे हैं, तो इसमें 5 तो ब्लैक एंड वाइट थे, ठीक है। इसमें जैसे 5 ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ब्लैक एंड वाइट थे, 2 हमारे रेड इंक के साथ थे, यानी कि 1 और 2 हमारे रेड इंक के साथ, और 3 हमारे कुछ पेस्टल कलर्स में, अलग अलग कलर में, 1 2 3 ऐसे इन्होंने क्या बनाए, इंक ब्लॉट टेस्ट बनाए। अब ये जो ब्लॉट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर एक पेज पे हमने सारे वो छींटे डाल दिए और इसको फोल्ड कर दिया, तो जो भी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, दोनों साइड सेम बनेगी। मान लो ये इसका बीच का हिस्सा मानते हैं अगर इमेज का, तो इस साइड जो इमेज होगी वो इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है। ऐसे ही होता है, जैसे मान लो सिमेट्री का मतलब ऐसे होता है कि ये 8 है हमारे पास, अगर हम इसको बीच में काटते हैं तो इस साइड की इमेज इस साइड के इक्वल होते हैं, तो इसी को हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। यानी कि हमारी जो लेफ्ट साइड होती है इमेज की वो हमारी राइट साइड के इक्वल होती है, ठीक है। प्रिंटेड ऑन वाइट कार्ड्स, इनको वाइट कार्ड्स पे प्रिंट किया है, तो इनकी जो हमारी एक डायमेंशन होती है वो 7x10 डायमेंशन है, सबकी इन्होंने सेम डायमेंशन रखी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट डेवलप किसने किया, हरमन रोरशाक ने डेवलप किया। और इसके अंदर हमारे पास 10 इंक ब्लॉट्स हैं, 5 हमारे ब्लैक एंड वाइट है, 2 हमारे रेड इंक के साथ है, 3 हमारे पेस्टल कलर्स में है, ठीक है। और इसमें ब्लॉट्स है वो हमारे सिमेट्रिकल है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसी है, फोल्ड करके इनको बनाया गया है। और हमारे ये 7x10 जो डायमेंशन है इसके ऊपर बनाया ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन फेज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन फेज हमारे पास 2 फेजेस में इसको कंडक्ट किया जाता है। अब ये होता क्या है, पहला है परफॉर्मेंस प्रॉपर और दूसरा है हमारा इंक्वायरी, ठीक है। पहला क्या है, परफॉर्मेंस प्रॉपर, दूसरा है हमारे पास इंक्वायरी, ठीक है।
सो परफॉर्मेंस प्रॉपर में क्या होता है, सब्जेक्ट टेल व्हाट ही और शी सीज इन ईच ब्लॉट, कि ये जो ब्लॉट है ये दिखा देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको इस ब्लॉट में क्या दिख रहा है। पहला तो ये होता है जिसको हम परफॉर्मेंस प्रॉपर बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, इंक्वायरी। इंक्वायरी में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्सप्लेन वेयर हाउ एंड वाई द रिस्पॉन्स वॉज गिवन, ठीक है, कि उन्होंने ये रिस्पॉन्स क्यों दिया, मतलब कौन से पार्ट को देख के दिया और क्या। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल बताता है कि मैंने कौन से पार्ट को देखा, मैंने क्यों ये रिस्पॉन्स दिया, मतलब उससे सब कुछ पूछते हैं, इंक्वायरी ये हो गया। तो इसमें हमारे पास दो फेजेस क्या है, परफॉर्मेंस प्रॉपर और दूसरा है हमारे पास इंक्वायरी। और फिर लास्ट में क्या करते हैं हम, इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। रिक्वायर्स फाइन जजमेंट, नीड्स एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड कंप्यूटर एनालिसिस टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज, कि ये सारा करने के बाद में इसकी इंटरप्रिटेशन होती है जिसके अंदर एक फाइन जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और इसके अंदर जो भी इस इंडिविजुअल इसको इंटरप्रेट करेगा उसको बहुत ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। नॉर्मल इंडिविजुअल इसको नहीं कर सकता इंटरप्रेट, ठीक है, इसका मीनिंग नहीं निकाल सकता, इसकी स्कोरिंग नहीं कर सकता और कई बार तो कंप्यूटर एनालिसिस भी की जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट किया, जिसको डेवलप किसने किया, हरमन रोशाक ने डेवलप किया। इसके अंदर इंक ब्लॉट्स होते हैं, इंक ब्लॉट्स जिसको इंक ऐसे छिड़क के जिसको ऐसे फोल्ड करके बनाया गया है। इसके अंदर 5 हमारे पास ब्लैक एंड वाइट है और 2 हमारे पास रेड इंक के साथ है, 3 पेस्टल कलर में। ब्लॉट्स हमारे सिमेट्रिकल है, वाइट कार्ड्स पे है, 7x10 इनकी डायमेंशन होगी। एडमिनिस्ट्रेशन 2 फेज में होता है। पहला क्या है, परफॉर्मेंस प्रॉपर, यानी कि उससे पूछते हैं हम इंडिविजुअल से। दूसरा इंक्वायरी, उसके अंदर हम सबसे उनसे पूछेंगे कि आपने ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स कैसे दिया, क्यों देख के, किस पार्ट को देख के दिया, ठीक है, वो सारा इंक्वायरी करेंगे। फिर होती है इसकी इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्टिव टेक्निक कंप्लीट होगी जो कि है रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। अब हमारे पास आती है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। नाम क्या है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। सो इट वाज डेवलप्ड बाय मॉर्गन एंड मर्रे, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स। तो इसमें क्या था, जैसे इसमें तो हमारे पास इंक ब्लॉट्स होते हैं, बट इसमें हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास पिक्चर कार्ड्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास 31 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 30 तो हमारे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं। इस तरह के हमारे पास 30 कार्ड्स होते हैं और एक हमारे पास ब्लैंक कार्ड होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसको डेवलप किसने किया है, मॉर्गन एंड मर्रे ने डेवलप किया है इसको, जो कि हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और इसके अंदर हमारे पास 30 कार्ड्स होते हैं जिसके ऊपर पिक्चर होती है और जो एक कार्ड होता है वो ब्लैंक होता है, ठीक है। हर एक के अंदर कोई ना कोई सिचुएशन होगी और हर एक के ऊपर वो चीज़ पिक्चर है ना वो प्रिंट होगी, ठीक है। और ये जो कार्ड्स है इनको इनके ऊपर अलग अलग सिचुएशन दिखाई जाती है। जैसे ये एक कार्ड है तो इसमें किसी तरह की सिचुएशन है। अब मान लो ये जो इंडिविजुअल्स होंगे वो हर एक इंडिविजुअल इसको अलग तरह से समझेगा और अलग तरह से इसकी स्टोरी बनाएगा, ठीक है। मतलब आप और मैं अगर इस पिक्चर को देखें तो अलग अलग थॉट्स दिमाग में आ सकते हैं। तो यही होता है कि हर एक कार्ड के ऊपर अलग तरह की सिचुएशन दी होती है और हर एक सब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, अराउंड 20 कार्ड्स का यूज़ करते हैं। हमारे पास है कितने, 31 कार्ड्स है, जिसमें एक हमारे पास ब्लैंक कार्ड है और 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स है जिसमें, ठीक है। और एक ब्लैंक कार्ड क्यों होता है, क्योंकि उसमें हम ये बोलते हैं इंडिविजुअल को आपका जो मन करे उसी तरह की आप स्टोरी बनाओ। मतलब सब्जेक्ट अपनी इमेजिनेशन का पूरी तरह से यूज़ करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ब्लैंक कार्ड होता है। और इसमें जो कुछ कार्ड्स होते हैं, जैसे हमने क्या बोला कि हम अराउंड 20 कार्ड्स एक सब्जेक्ट पे यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ जो हमारे कार्ड्स होती है, जो हमारी पिक्चर्स होती है, उसके अंदर हम कुछ कार्ड्स तो मेल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ हमारे फीमेल पे, कुछ बॉयज़ पे, गर्ल्स पे, कुछ का कॉम्बिनेशन होता है कि मतलब हम मेल पे भी कर सकते हैं, फीमेल पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह के हमारे पास कार्ड्स दिए होते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे टेस्ट का नाम क्या है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। डेवलप किसने किया, मॉर्गन एंड मर्रे ने डेवलप किया। और इसके अंदर 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स होते हैं, एक हमारे पास ब्लैंक कार्ड्स होता है। हर एक पे क्या होती है, अलग अलग सिचुएशन होती है। 20 कार्ड्स अराउंड हम यूज़ करते हैं हर एक सब्जेक्ट पे और इसका ऊपर लिखा होता है कि ये हमारे अडल्ट मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, बॉयज़ पे है, गर्ल्स पे है या कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। तो ये उसके ऊपर हमारे पास गिवन होता है, ठीक है। और हर एक कार्ड अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसमें से एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसमें टास्क क्या होता है कि सब्जेक्ट को एक स्टोरी बनानी होती है। अब स्टोरी में उसको क्या क्या कवर करना है ये ध्यान से समझना। पास्ट इवेंट की मान लो कोई भी इमेज है, ठीक है, एक होगी हमारी, मान लो ये प्रेजेंट इमेज है, ठीक है, कुछ भी इमेज मान लेते हैं। तो ऐसे मान लो ये हमारी प्रेजेंट इमेज है, तो हमें बताना होता है कि इसके पास्ट में क्या हुआ कि ये इमेज आई, ठीक है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये बताना होता है और फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बतानी होती है कि मतलब उस पिक्चर से रिलेटेड हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ें बतानी होती है। यानी कि पास्ट में इवेंट क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है और फ्यूचर में आउटकम क्या होगी। और जो इस पिक्चर में कैरेक्टर्स है वो क्या क्या उनके विचार है, क्या उनकी फीलिंग है, वो सारा कुछ हमें उस स्टोरी के अंदर बताना होता है, ठीक है।
तो पिक्चर समझ आ गया हमें स्टोरी में क्या बताना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर्स इन द पिक्चर, ठीक है। और फीचर्स क्या है इसमें कि हमारे पास स्टैंडर्ड स्कोरिंग प्रोसीजर अवेलेबल, अनमॉडिफाइड वर्जन फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली एंड इंडियन अडेप्टेशन बाय उमा चौधरी। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि इसकी एक स्टैंडर्ड स्कोरिंग भी अवेलेबल है, ठीक है, मतलब एक अच्छे से स्कोरिंग इसकी अवेलेबल है और इसके अलग अलग वर्जन्स भी है, मतलब कुछ हम चिल्ड्रन के लिए यूज़ करते हैं, कुछ हम अडल्ट के लिए। और इंडियन कल्चर के लिए उमा चौधरी ने इसके लिए टेस्ट बनाया है, ठीक है। सो ये हमारा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो हमने 2 टेस्ट कर लिए, पहला हमने रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट किया जिसमें 10 इंक ब्लॉट्स थे, 2 हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन फेजेस है, परफॉर्मेंस प्रॉपर एंड इंक्वायरी। फिर हमने थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट किया जिसमें हमारे पास क्या है, जिसको डेवलप मॉर्गन एंड मर्रे ने किया है, जिसके अंदर हमारे पास 31 कार्ड्स है जिसमें से 30 कार्ड ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, एक हमारे पास ब्लैंक है, अलग अलग सिचुएशन बताते हैं। ऑलमोस्ट 20 एटलीस्ट 20 कार्ड्स हम अप्लाई करते हैं हर एक सब्जेक्ट पे। टास्क क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताना होता है, थॉट्स और फीलिंग्स बतानी होती है। ये कुछ फीचर्स है कि स्टैंडर्ड स्कोरिंग अवेलेबल है और हमारे पास अलग अलग वर्जन्स हैं। और इंडियन एडेप्टेशन किसने बनाया, उमा चौधरी ने। सो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है हमारे पास रोजनस्वाइग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, ठीक है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। तो डेवलप किसने किया, रोजनस्वाइग ने इसको डेवलप किया, ठीक है, जो कि एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। और क्या असेस करता है ये, एक्सप्रेशन ऑफ एग्रेशन इन फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, कि हम इसके अंदर क्या होता है, कुछ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन बताई जाती है, ठीक है, और उसमें हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल कैसे अपने एग्रेशन को एक्सप्रेस करेगा, वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्टून लाइक पिक्चर्स दिखाई जाती है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स फ्रस्ट्रेट होते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेशन की कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं उनको, ठीक है, मतलब कुछ भी कार्टून्स दिखा दिया, उस कार्टून्स में जो कार्टून्स होते हैं उनका जो एक्सप्रेशन बोल सकते हैं या फिर जो कंडीशन बोल सकते हैं वो फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशंस में होते हैं, ये होता है, ठीक है, मेनली इसमें। और फिर सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड विद व्हाट आर फ्रस्ट्रेटेड पर्सन वुड से और डू। तो इंडिविजुअल को क्या बताना होता है कि जो फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है, मान लो ये कोई पिक्चर है, ठीक है, और इसमें एक कोई कार्टून बनाया हुआ है और ये कार्टून क्या है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, तो इसमें इस तरह की हमारे पास पिक्चर दी जाती है। सो इसमें सब्जेक्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो देखते हैं कि अब हम उनसे पूछेंगे कि जो फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है, यानी कि इसमें जो कार्टून है वो क्या बोलेगा या फिर क्या करेगा। सो इसमें एन अटेम्प्ट इज मेड टू examine whether the focus on the frustrating object or on protection of frustrated person or on constructive solution of problem। तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल किस चीज़ पे फोकस करेगा, कि वो फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट यानी कि किस चीज़ के कारण इस इंडिविजुअल को फ्रस्ट्रेशन हुई है उसके ऊपर फोकस करेगा, या फिर फ्रस्ट्रेटिंग इंडिविजुअल पे करेगा, यानी कि मतलब जो इंडिविजुअल ये फ्रस्ट्रेटेड है इसको प्रोटेक्ट करने पे फोकस करेगा, या फिर कोई एक सॉल्यूशन निकालेगा उस प्रॉब्लम का। तो ये सारी चीज़ हम इसमें देखते हैं। और एक चीज़ और लिख सकते हैं कि पारेख ने क्या किया था, एक इंडियन अडेप्टेशन बनाया इस टेस्ट का, ठीक है। तो इसमें क्या है, रोजनस्वेग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ एग्रेशन इन फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को असेस करते हैं कि एक इंडिविजुअल कैसे अपने एग्रेशन को एक्सप्रेस करता है इन फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन होती है जहां हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो एक इंडिविजुअल कैसे एक्सप्रेस करेगा खुद को। तो इसमें यूज़ क्या करते हैं, हम कार्टून लाइक पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो देखते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि इंडिविजुअल किस पे फोकस करेगा, फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे या फिर फ्रस्ट्रेटेड पर्सन की प्रोटेक्शन में, या फिर कोई सोल्यूशन निकालेगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी रोजनस्विक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट आता है वो है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं, यानी कि कुछ फर्स्ट पार्ट तो दे देते हैं और बाकी का उसको इंडिविजुअल को फिल करना होता है। सो सब्जेक्ट कंप्लीट ईच सेंटेंस, की हर एक जो सब्जेक्ट होगा वो हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। तो एंडिंग क्या रिफ्लेक्ट करेगी, मान लो जैसे हमारी बुक में एग्जांपल है कि माय फादर फिर आगे डैश, तो ये क्या है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल फिल करेगा, तो वो फिल जो करेगा उससे क्या रिफ्लेक्ट होगा, उसके एटीट्यूड, उसका मोटिवेशन, उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके अनकॉन्शियस मोटिवेशंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह से भी हम एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। तो हमने कितने टेस्ट कर लिए, हमने 4 कर लिए। सबसे पहले हमने रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट किया है, इंक ब्लॉट टेस्ट। दूसरा हमने TAT किया जो कि है हमारा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तीसरा हमने रोजनस्विक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी किया, ठीक है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन। और चौथा हमारे पास क्या गया, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ये हम 5th बोल सकते हैं,
ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ए सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ पर्सन, ड्रॉ एन अपोजिट सेक्स फिगर एंड राइट अ स्टोरी अबाउट द फिगर। तो हम एक इंडिविजुअल को पेंसिल इरेजर दे देते हैं, हम उसको बोलते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन बना दो, ठीक है, कोई भी एक पर्सन बना दो, मतलब ड्राइंग कर दो। फिर हम बोलेंगे, मान लो उसने मेल के बारे में या मेल बना दिया, तो हम बोलेंगे कि इसका अपोजिट सेक्स बनाओ, ठीक है, ठीक है, अपोजिट सेक्स बनाओ, यानी कि अगर मेल बनाया तो फीमेल बनाओ, ऐसा कुछ करेंगे। फिर हम बोलेंगे कि उसी फिगर के बारे में एक स्टोरी लिखो। तो उससे क्या रिवील होगा, एक इंडिविजुअल की कैसी पर्सनालिटी है वो रिवील होगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल जैसा फील करे वैसे ही वो स्टोरी बनाएगा और वैसे ही वो ड्राइंग बनाएगा। तो जैसे कुछ इंटरप्रिटेशन के एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारी बुक में, वो भी कर लेते हैं कि मान लो अगर उसने कुछ फेशियल फीचर्स को ओमिट कर दिया, यानी नहीं बनाया, तो क्या होगा कि वो कोई इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाह रहा है। अगर उसने नेक पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया है तो लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल की, मतलब वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, अपनी जो डिज़ायर्स है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर उसने लार्ज हेड बनाया तो इसका मतलब है कि कोई ब्रेन प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनिक ब्रेन प्रॉब्लम्स है या उसको हेडेक है, इस तरह का कुछ हमारी इंटरप्रिटेशन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ये हमारे 5 टेस्ट हो गए, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, और इससे पहले सेंटेंस कंप्लीशन, उससे पहले पिक्चर फ्रस्ट्रेशन, फिर हमारा TAT थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और हमारा रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। तो ये हमने 5 टेस्ट कर लिए। अब इवेल्युएशन करते हैं कि हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कितनी इफेक्टिव है। तो मेरिट क्या होगी इसकी कि अनकॉन्शियस मोटिव्स को कवर करता है, ठीक है, जो नॉर्मल डायरेक्ट टेक्निक्स नहीं कर पाती, डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर करता है, इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस को कवर करता है। सो लिमिटेशन क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कि जैसे सेल्फ रिपोर्ट मेजर तो नॉर्मली कोई भी कर सकता है, ठीक है, बट उसमें भी रिक्वायरमेंट होती है इंटरप्रिटेशन में, बट इसके अंदर क्या होती है, उससे भी ज़्यादा स्पेशलाइज ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अंदर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन होता है कि मान लो अगर हम ये जो टेस्ट है वो रिपीट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। रिलायबिलिटी ये मान लो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर होता है। वैलिडिटी यानी कि जो टेस्ट मेजर करना चाहता है वही मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वैलिडिटी का हमारा ये मतलब होता है। तो कोई भी एक टेस्ट की क्वालिटी क्या होती है कि उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक वेट मेज़र करने की मशीन खरीदी, ठीक है, अब हम वेट मेज़र कर रहे हैं, सुबह हमने मेज़र किया तो हमारा आ रहा है 50 किलो, शाम को हमने किया तो हमारा दिखा रहा है 80 किलो। तो वो क्या कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर नहीं है कि मतलब इतना फ़र्क तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो मान लिया फ़र्क हो सकता है सुबह और शाम में, बट इतना थोड़ी फ़र्क होगा। तो ये क्या है, ये हमारा जो मशीन है वो क्या है, वो रिलायबल नहीं है। वैलिडिटी क्या है कि जो चीज़ मेज़र करने के लिए हमने जो चीज़ बनाई है वही चीज़ मेज़र करना। जैसे कि मान लो हमने थर्मोमीटर लिया, थर्मोमीटर से क्या होता है, टेम्परेचर मेज़र करते हैं, बट उससे टेम्परेचर मेज़र ही नहीं हो रहा, उससे पता नहीं क्या ही मेज़र हो रहा है, तो वो क्या है, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन बहुत सब्जेक्टिव होती है क्योंकि इसका कोई फॉर्मल ऐसे मेथड नहीं है, सब्जेक्टिव होती है, आप खुद की बायसनेस आ सकती है। तो ये हमारी इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया। तो हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कर रहे हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने देखा रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट, रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। तो इसमें हमने क्या देखा, तो इसको दिया किसने था, हरमन रोशाक, तो नाम में आ गया, वो हम नहीं लिखेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे पास 10 इंक ब्लॉट्स होते हैं। इंक ब्लॉट्स क्या होते हैं, हमने देखा कि इंक के छींटे डाल के एक पेपर पे उसको फोल्ड करके कुछ इमेजेस, रैंडम इमेजेस बना दी। तो 10 में क्या होती है, 5 तो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट, 2 हमारे कुछ रेड इंक के साथ है, ठीक है, रेड इंक, 3 हमारे पास कुछ पेस्टल कलर्स में है, ठीक है, पेस्टल कलर्स, यही किया। और हमारे जो ब्लॉट्स है ये क्या है, ये हमारे सिमेट्रिकल है, वाइट कार्ड पे बनाया और इसकी, ठीक है, सिमेट्रिकल है। और फिर हमने क्या किया कि इसको 7x10 जो साइज है उसके ऊपर बनाया, वाइट कार्ड्स पे बनाया, और 2 फेजेस किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फेजेस में इसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो 2 फेजेस में हमारे पास पहला क्या है, परफॉर्मेंस प्रॉपर, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास इंक्वायरी, यही है, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, फिर हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। परफॉर्मेंस प्रॉपर में हम इंडिविजुअल से पूछते हैं कि उसको क्या दिख रहा है, इंक्वायरी में हम पूछते हैं कि क्यों दिख रहा है, कौन सा पार्ट देख के आपने आंसर किया, तो उसकी इंक्वायरी करते हैं। तो ये हमने पहला किया था। अब दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने किया था थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो इसमें क्या था, इसको डेवलप किसने किया, इसको हम TAT भी बोल सकते हैं। तो डेवलप किसने किया, मॉर्गन एंड मर्री, इन्होंने इसको डेवलप किया। तो इसमें हमारे पास क्या थे,
30 तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स कार्ड थे, ठीक है, और एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास पिक्चर कार्ड्स एंड 1 ब्लैंक कार्ड, ये था ब्लैंक कार्ड। ब्लैंक कार्ड क्यों होता है, क्योंकि हम इंडिविजुअल को थोड़ी ऐसे इमेजिनेशन करने की वो देते हैं, पावर देते हैं कि आप खुद इमेजिन करके कोई स्टोरी बनाओ। तो हम 20 कार्ड्स को हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि हमें उसकी पर्सनालिटी रिवील हो सके। और हम इंडिविजुअल से क्या पूछते हैं कि पास्ट इवेंट, ठीक है, पास्ट इवेंट पूछते हैं, हम प्रेजेंट सिचुएशन पूछते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन, और हम क्या पूछते हैं उससे, फ्यूचर आउटकम क्या होगी, और हमारी जो फीलिंग्स एंड थॉट्स है करेक्टर्स के वो, ठीक है, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ करेक्टर। तो ये था हमारा थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट। थर्ड क्या था हमारा, रोजनस्विक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। तो इसमें हमारे पास क्या था, हम क्या असेस करते हैं कि इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन में, फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में अपने एग्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करता है, यही देखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ एग्रेशन इन फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं कि एक इंडिविजुअल का फोकस किस चीज़ पे होता है, वो फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, या प्रोटेक्शन ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन, या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन निकालता है। तो ये हम इसमें देखते हैं। फिर हमने 2 किए, हमारे पास चौथा था सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन, इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होता है कि सेंटेंस दे देते हैं, उनको कंप्लीट करना होता है, स्टार्टिंग पार्ट गिवन होता है, लास्ट पार्ट में कुछ लिखना होता है, और वो फिल करते हैं, और उनसे उनके एटीट्यूड्स, थॉट, मोटिव्स वो हमें पता लगता है। और फिफ्थ हमने क्या किया, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को पेंसिल इरेजर दे देते हैं, हम उसको बोलते हैं कि आप एक ड्राइंग करो, और ड्राइंग करने के बाद में हम बोलते हैं कि आप उसका अपोजिट जेंडर या अपोजिट सेक्स की ड्राइंग करो और उसके बारे में एक स्टोरी बनाओ। तो ये सारी चीज़ इसमें गिवन होती है, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके इंटरप्रिटेशन करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे पास, एग्जाम्पल क्या थे, जैसे कि ओमिशन ऑफ फेशियल फीचर्स, क्या होगा कि एक पर्सन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहता है। अगर नेक पे ज़्यादा एम्फेसिस है तो इम्पल्स कंट्रोल नहीं है उसके अंदर। लार्ज हेड है तो उसके कुछ ब्रेन प्रॉब्लम है या फिर उसके कुछ हेडेक्स है। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन था। तो ये हमारी कंप्लीट होगी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। ये हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। मेन हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो पहली 2 है, ठीक है। बाद की हम आसानी से याद कर सकते हैं, पर जो मेन थोड़ा जिसमें कंटेंट है वो हमारी पहली और दूसरी है, ठीक है। अब आता है हमारे पास बिहेवियरल एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, अ पर्सन बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन प्रोवाइड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटी, कि एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, ठीक है, कैसे बिहेव करता है, वो चीज़ भी तो हमें उस एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में बताती है। तो वही चीज़ हम किस में करते हैं, बिहेवियरल एनालिसिस में करते हैं। तो हमने क्या किया इसमें, हमने स्टार्टिंग में सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स किए, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग माइनसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंट्री किया, कैटेल का किया, आइजलैंड का किया। उसके बाद में हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। अब हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियरल एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को देख के उसकी पर्सनैलिटी को असेस करने की ट्राई करते हैं। Observation of behavior form the basis of behavioral analysis, and observer report may include data obtained from interview, observation, behavioral rating, nomination and situational test। तो ये सारे क्या है, ये सारे अब हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे हम इन तरीकों से हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियरल रेटिंग्स, नॉमिनेशन, सिचुएशनल टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस है। तो ये हमें समझ आ गया कि किस किस तरह से हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। इंटरव्यू है हमारे पास सबसे पहला, ध्यान से याद करो, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियरल रेटिंग्स, नॉमिनेशन एंड सिचुएशनल टेस्ट, ये नाम ध्यान रखने हैं अपने को, ठीक है। इंटरव्यू क्या होता है, इट इज़ कॉमनली यूज मेथड फॉर असेसिंग पर्सनैलिटी एंड इट इन्वॉल्व्स टॉकिंग टू द पर्सन एंड आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल जिसकी हम पर्सनैलिटी असेस करना चाहते हैं, हम उससे बात करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को असेस करने की हम ट्राई करते हैं। डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज आर इन डेप्थ एंड गो बियॉन्ड सरफेस रिप्लाईज, कि कुछ ऐसे जो इंटरव्यूज़ होते हैं जिसके अंदर हम एक इंडिविजुअल को कुछ डायग्नोज करना चाहते हैं, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है और उसकी डायग्नोसिस करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन डेप्थ
डेप्थ में जाते हैं कि मान लो एक इंडिविजुअल कुछ भी रिप्लाई कर दो, मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल को डिप्रेशन है, तो वो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा, मतलब वो तो बहुत ऐसे फील करेगा ना, उसके आंसर सही होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन डेप्थ में जाना पड़ेगा। और जो इंडिविजुअल सीधा रिप्लाई कर रहा है, ये समझ लो कि हम बोलते हैं ना कि असली दोस्त वही होता है जो आपकी हंसी के पीछे क्या दुख समझ जाए। तो सरफेस रिप्लाई क्या है, वो हंसी, ठीक है, मतलब बाहर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, हंसी, बट इन डेप्थ हमारा बिल्कुल इन रियल में एक इंडिविजुअल क्या फील कर रहा है, हमें वो भी जानना पड़ता है। तो ये होता है हमारा इंटरव्यूज में, ठीक है। सो टाइप ऑफ इंटरव्यू, हमारे पास दो तरह के इंटरव्यू होता है। पहला हमारा है अनस्ट्रक्चर्ड और दूसरा है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, हम कुछ पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन बना के नहीं जाते, ठीक है भाई ये क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एम इज टू फॉर्म एन ओवरऑल इंप्रेशन एंड मैनर ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड रिस्पॉन्सेज रिवॉल्व पर्सनैलिटी। तो एम क्या है इसका, ओवरऑल इंप्रेशन फॉर्म करना है, यानी कि हम एक इंडिविजुअल को मार्क्स या स्कोर देना गोल नहीं रखते, हम एक इंडिविजुअल की कंप्लीट पर्सनालिटी की पिक्चर बनाना हम हमारा एम रखते हैं। मैनर ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एंड रिस्पॉन्सेज रिवील पर्सनैलिटी, कि एक इंडिविजुअल कैसे बोलता है, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज रखता है, कितना कॉन्फिडेंस है, हेजिटेट कर रहा है या नहीं कर रहा, किस तरह से रिस्पॉन्सेज दे रहा है, तो वो उसकी पर्सनालिटी को रिवील करता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, फॉलोज अ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें तो ये था कि कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बट हमारा जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसमें क्या होता है, फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं पहले से डिटरमाइन होते हैं, सेम क्वेश्चन सेम ऑर्डर फॉर एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। एंड इंश्योर ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें हम इंडिविजुअल का कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव सेम तरह के क्वेश्चन होंगे तो उनको कंपेयर करना आसान होगा, बायसनेस नहीं होगी, तो ठीक है इंडिविजुअल को इससे हम फेयरली कंपेयर किया जा सकता है। सो यूज ऑफ रेटिंग स्केल इंक्रीज ऑब्जेक्टिविटी। रेटिंग स्केल्स क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि इस रेट पे या फिर 1 2 3 4 5 दे देते हैं, एग्री डिसएग्री, इस तरह के हमारे पास रेटिंग स्केल्स होते हैं। तो जब हम उनका भी यूज़ करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारी ऑब्जेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जब हम आंसर्स को नंबर्स में स्कोर कर देते हैं तो पर्सनल जजमेंट हमारी कम हो जाती है। तो हमारे पास इंटरव्यू में हमने क्या किया, इंटरव्यू किया तो उसमें हम दूसरे पर्सन से बात करते हैं, उससे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं, और इसमें हमारे पास दो तरह के इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या होता है, सो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट, के इसका हम बहुत यूज़ करते हैं पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। दूसरा क्या है, इट इज़ सिस्टमैटिक एंड ट्रेन प्रोसीजर नॉट कैजुअल वॉचिंग, कि हम मान लो देखते ऑब्जर्व करना और सीधे देखने में बहुत फ़र्क होता है, यही बोला हुआ है इसमें कि अगर मान लो एक होता है सिंपली किसी को देखना कि हम देखते रहते हैं बट हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। ऑब्जर्व क्या होता है कि हम बिल्कुल उसको अच्छी तरह से हर एक चीज़ जिसको हमें सिस्टमैटिकली देखना है, जिसको जो बिहेवियर हमें नोट करना है वो हम करते हैं। वॉचिंग क्या होती है, रैंडम होती है, मतलब किसी एस्पेक्ट पे हम फोकस करते हैं, किसी पे नहीं करते, ठीक है। बट हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो प्रॉपर प्लानिंग और ट्रेनिंग के साथ होती है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सो रिक्वायरमेंट क्या होती है, केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ द ऑब्जर्वर, कि अच्छे से जो बंदा ऑब्जर्व करे, मान लो एक तो जिसको ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ए बंदा हो गया जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे। एक हमारा क्या होगा, जो उस इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है उसकी हमें अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी उसको, तभी जाके इस इंडिविजुअल को ये ऑब्जर्व कर पाएगा। एंड क्लियर गाइडलाइन फॉर एनालाइजिंग बिहेवियर, यानी कि जो गाइडलाइन होनी चाहिए, यानी कि कौन से बिहेवियर को हमें ऑब्जर्व करना है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे नोट करना है, ये सारी चीज़ पहले से ही हमें डिसाइड करके रखनी है। तो ये होता है हमारा रिक्वायरमेंट्स। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि सिस्टमैटिक एंड ट्रेन प्रोसीजर होती है ये, इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, इसमें सीधा देखते नहीं है, अच्छे से प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं, और जो ऑब्जर्वर है उसकी अच्छे से हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, और क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि हमें कौन कौन सा बिहेवियर को एनालाइज करना है। फिर आता है जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, A clinical psychologist may observe clients' interaction with family members, behavior with visitor at home. Such observation provide deep insight into personality. जैसे कोई एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या ऑब्जर्व करता है कि जो उसका क्लाइंट है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे बातचीत करता है, कैसे उनसे व्यवहार करता है, और कोई दूसरा जब घर में आता है, विजिटर कोई आता है तो वो उनके साथ उसका कैसे बिहेवियर होता है। तो ये सारी चीज़ उसकी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को रिवील करेगी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियरल एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया और उसमें हमने इंटरव्यू कर लिया। तो अब उसकी उन दोनों की हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेशंस देख रहे हैं। सो रिक्वायर एक्सटेंसिव प्रोफेशनल ट्रेनिंग, की बहुत ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है।
साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज असेंशियल, कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो इमोशनली बैलेंस नहीं होगा, जो मैच्योर नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जर्वेशन या हमारा इंटरव्यू नहीं ले पाएगा। तो ये भी एक इसकी क्या होगी, लिमिटेशन होगी। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर में इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ पर्सन, कि मान लो अगर जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो हमारे प्रिंसिपल हमारे क्लासरूम में आगे बैठ जाए, तो जो टीचर है उसका बिहेवियर क्या होगा, वो चेंज होगा, ठीक है, उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा। तो ये भी इसकी एक क्या है, लिमिटेशंस होगी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास बिहेवियरल रेटिंग्स। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, के इसको हम इंडस्ट्रीज और एजुकेशन के फील्ड में यूज़ करते हैं। सो रेटिंग आर गिवन बाय पीपल हु नो द पर्सन वेल एंड हैव ऑब्जर्व द पर्सन ओवर टाइम, कि इसमें हम क्या करते हैं, हम ये पूछते हैं ना, जैसे हमने यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे अकाउंट में ये देखा होगा कि जो बंदे होते हैं वो जा जाके पूछते हैं कि एक इंडिविजुअल की फ़ोटो दिखा देते हैं और उससे पूछते हैं कि आप इनके आउटफिट को कितना रेट करोगे, है ना। तो ये चीज़ हमने रेटिंग में देखा होगा। वो तो क्या होता है, वो सिंपली उसके बाहर की आउटफिट को करना होता है, तो वो रैंडमली किसी से पूछ लेते हैं। अब जब हमें किसी के बिहेवियर को, जब किसी की पर्सनैलिटी को, बिहेवियर को, अगर पर्सनैलिटी को अगर हमें रेट करना होगा तो हम किससे रेटिंग करवाएंगे कि इस एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी है, तो वो हम उसी से करवाएंगे जो उस इंडिविजुअल को जानता होगा। मान लो अगर हम कहीं जा रहे हैं तो एक हमारा दोस्त है, एक हमें रैंडमली कोई बस में मिला है, तो हम उससे थोड़ी हमारी रेटिंग करवाएंगे जो हमें रैंडमली मिला है, हम उससे करवाएंगे जो उस इंडिविजुअल को बहुत लंबे समय से जानता होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से उसने उसको ऑब्जर्व किया होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को हम रेटिंग प्रोवाइड करवाते हैं, किससे, जो इंडिविजुअल उसको जानता है और जो बहुत लंबे समय से जानता होगा, ठीक है। सो नेचर क्या होता है, इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन बिहेवियरल क्वालिटीज एंड कैटेगरीज में यूज नंबर्स और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। अब इसका मतलब क्या होगा कि इंडिविजुअल आर प्लेस्ड इनटू कैटेगरीज, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस करते हैं। जैसे कि मान लो ऑनेस्ट हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, अनकोऑपरेटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उनको कैटेगरीज में प्लेस कर देते हैं उनकी बिहेवियरल क्वालिटीज़ को देख के। एंड कैटेगरीज में यूज नंबर्स। अब जैसे नंबर्स या फिर डिस्क्रिप्टिव टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे नंबर तो हमारा 1 2 3 4 5 ये हो गया, कि अगर मान लो हमारा, अगर हम बोले कि एक इंडिविजुअल कितना कोऑपरेटिव है तो उसको नंबर में प्रोवाइड करो रेटिंग, तो क्या हो गया, 5 हो गया, तो 5 हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईली कोऑपरेटिव, और 1 हो गया मान लो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है। तो ऐसे हम इसमें भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टर्म। जैसे मान लो कि हम किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल चेक कर रहे हैं तो एक्सीलेंट है, एवरेज है, पुअर है, तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, डिस्क्रिप्टिव टर्म में भी रेटिंग ले सकते हैं। तो ये हमारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। सो फॉर इफेक्टिव रेटिंग्स ट्रेट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड बिहेवियरल एंकर शुड बी यूज्ड। अब ट्रेट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, अब इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर हम कोई इंडिविजुअल से पूछें कि आपका जो पर्टिकुलर दोस्त है वो कितना कोऑपरेटिव है, तो जो ट्रेट्स, मान लो हम कोऑपरेटिव का जो ट्रेट है उसको अच्छे से डिफाइन करना होगा कि कोऑपरेटिव जो ट्रेट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, ठीक है। एंड बिहेवियरल एंकर शुड बी यूज, यानी कि हर रेटिंग लेवल के लिए क्लियर बिहेवियर एग्जाम्पल देना, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए इसमें। फिर आता है हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशंस है बिहेवियरल रेटिंग की, उसमें है हमारे पास हेलो इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि हम एक कोई सिंगल ट्रेड के बेसिस पे पूरी ओवरऑल जजमेंट बना लेते हैं। अब वो सिंगल ट्रेड पॉजिटिव ट्रेड भी हो सकता है, वो सिंगल ट्रेड नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। मान लो कोई एक इंडिविजुअल अच्छा है, क्लास के अंदर इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, ये उसका सिर्फ एक फेवरेबल ट्रेट है। और हमने क्या किया, अगर वो क्लास में इंटेलिजेंट है तो वो हर एक एक्टिविटी में इंटेलिजेंट है और उसकी सारी, मतलब सारा उसको हम पॉजिटिव पॉजिटिव बता देंगे। मतलब एक ट्रेट देख के एक इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करना क्या होता है, हेलो इफेक्ट होता है। फिर आता है हमारे पास मिडिल कैटेगरी बायस। अब कई बार होता है ना कि हम सबको एवरेज दे देते हैं, ठीक है, मतलब ये हमारा कॉन्टिन्यूम है तो हम क्या करते हैं, सभी को एवरेज 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 दे देते हैं, तो वो हमारा मिडिल कैटेगरी बायस में आता है। फिर एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस, इसमें क्या आता है कि हम सबको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दे देते हैं, ठीक है, और इसमें हमारा जो मिडिल वाला होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये इसकी कुछ हमारी लिमिटेशंस हो सकती है। सो रिडक्शन ऑफ बायस में क्या रिक्वायरमेंट होती है हमें, कि हम जो रेटर्स है उनकी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और अच्छे रेटिंग स्केल्स डिज़ाइन करें, ठीक है। बायसनेस को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहला कि हमें जो रेटर्स हैं उनको थोड़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, दूसरा क्या होगा कि हमें अच्छे रेटिंग स्केल्स डेवलप करने होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नॉमिनेशन। अब नॉमिनेशन क्या होता है, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर पीयर असेसमेंट। अब पीयर कौन होता है, जैसे मान लो हम क्लास में हैं तो हमारे जो क्लास में साथ के हमारे एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स होंगे, सेम ग्रुप के जो लोग होंगे, उसको हम पीयर बोलते हैं।
तो इसको हम पीयर असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि आपस में एक दूसरे की असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एंड सूटेबल फॉर ग्रुप्स विद लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन। अब लॉन्ग नॉमिनेशन में भी क्या होगा कि लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन चाहिए। अब मान लो हम किसी इंडिविजुअल को आज पहली बार मिले हैं तो हम उसको इतना अच्छे से नहीं जान पाएंगे, तो नॉमिनेशन के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन हो, ठीक है, मतलब एक दूसरे को लंबे समय तक वो जानते हो, काफ़ी समय उन्होंने साथ बिताया हो, उनकी अच्छे से इंटरेक्शन होती हो, ठीक है। तो अब इसके प्रोसीजर क्या है, ईच पर्सन सेलेक्ट वन और मोर इंडिविजुअल। हम क्या करें, पीयर की असेसमेंट, यानी कि लोग जो मान लो एक ग्रुप है उसके आपस में असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हर एक पर्सन कोई एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल को सेलेक्ट करता है, ठीक है। क्यों करता है कि मतलब हम बोलते हैं कि आप किसके साथ काम करना पसंद करोगे। मान लो हमारे पास 5 इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, तो हमने हर एक को पूछा कि आप किसके साथ काम करना पसंद करोगे, किसके साथ पढ़ना पसंद करोगे, किसके साथ खेलना पसंद करोगे, मतलब ऐसे हमने कुछ सिचुएशन दे दी उनको और उनसे पूछा कि आप इस पूरे जो आपका ग्रुप है इसमें से किसको सेलेक्ट करोगे। फिर हम उनसे क्या पूछेंगे कि आपने इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। सो रीजन फॉर सिलेक्शन में ऑल्सो बी आस्क्ड। फिर इवेल्युएशन कैसे होती है, नॉमिनेशन आर एनालाइज टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बिहेवियरल क्वालिटीज, हाईली डिपेंडेबल बट मे इन्वॉल्व पर्सनल बायस। तो इसमें क्या होता है कि अब मान लो जो इंडिविजुअल से हम पूछेंगे तो वो उसकी क्या बताएगा, वो उसके ट्रेट्स बताएगा, ठीक है। मतलब अगर किसी के साथ वो काम करना पसंद करेगा तो यानी कि उसके अंदर टीम वर्क की क्वालिटीज होगी। अगर किसी के साथ खेलना पसंद करेगा, किसी के साथ स्टडी करना पसंद करेगा तो उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो सकती है, एक्सेप्टेंस की क्वालिटी हो सकती है, कितना कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है, ये सारी क्वालिटीज हमें क्या पता लगेगी अगर एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए नॉमिनेट करेगा तो, ठीक है। तो इसमें ऐसे होता है। और ये इसमें क्या होता है कि पर्सनल बायसनेस भी आ सकती है हमारे पास, तो ये इसकी एक थोड़ी लिमिटेशन टाइप ऑफ हो जाती है कि इसमें थोड़ी पर्सनल बायसनेस आ सकती है कि मान लो कोई दोस्त हमें पसंद है, कोई ना पसंद है, तो ऐसे करके, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सिचुएशनल टेस्ट। अब सिचुएशनल टेस्ट में क्या होता है, इट इज़ डिजाइन टू असेस बिहेवियर इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। अब जैसे हमने देखा होगा, जैसे हमने यूट्यूब वगैरह पे ही देखा होगा कि कुछ सिचुएशन दे देते हैं कि सोशल एक्सपेरिमेंट कर देते हैं कि रास्ते में क्या किया, रास्ते में एक ये रास्ता है, इसमें एक बड़ा सा पत्थर रख दिया साइड में जहाँ से अब गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो पा रही, मतलब थोड़ा स्पेस है यहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती है पर बीच में जो ज़्यादातर स्पेस है वो एक पत्थर ने कर लिया। तो वो हम क्या कर रहे हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल इसको साइड में करेगा या नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, ये काइंड ऑफ सिचुएशनल टेस्ट की तरह हम इसको मान सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस को मेजर करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर सिचुएशन देते हैं और हम देखते हैं कि वो बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो पर्सन परफॉर्म अ टास्क अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, कि एक इंडिविजुअल को टास्क परफॉर्म करना होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंडर। एंड अदर पार्टिसिपेंट बिहेव इन नॉन कोऑपरेटिव, इंटरफेयरिंग एंड इन्वॉल्व रोल प्लेइंग, बिहेवियर इज ऑब्जर्व एंड वर्बल रिपोर्ट इज ऑब्टेन। तो इसमें क्या होता है कि जो अदर दूसरे पार्टिसिपेंट होते हैं वो नॉन कोऑपरेटिव, मतलब उसको परेशान कर देते हैं उस इंडिविजुअल को, तभी तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होगी। और फिर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल कैसा परफॉर्म करता है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा, उसकी हमें पर्सनैलिटी के बारे में पता लगेगा, ठीक है। सो ये हमारा होता है सिचुएशनल टेस्ट। और इसमें क्या होती है कि हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे कि वो इंडिविजुअल उसमें कैसा बिहेव कर रहा है और एक वर्बल रिपोर्ट को तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशनल टेस्ट हो गया। और सिचुएशन का नेचर क्या हो सकता है कि वो रियल लाइफ भी हो सकती है या फिर हमने कोई क्रिएट की हो, मतलब आर्टिफिशियल टाइप ऑफ भी हो सकती है। सो अब हमारा जो टॉपिक था क्या था, हम पर्सनालिटी की असेसमेंट कर रहे थे, तो उसमें एक हमारा बिहेवियरल एनालिसिस का टॉपिक था। अब हम उसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस देखते हैं। सो इसमें क्या है, प्रोवाइड रियल लाइफ बिहेवियरल डाटा एंड यूजफुल इन अप्लाइड सेटिंग, तो ये हमारी इसकी स्ट्रेंथ होगी। लिमिटेशन क्या होगी कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की और एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है और हमारी कुछ बायसनेस भी आ सकती है, तो ये हमारे बिहेवियरल एनालिसिस की लिमिटेशंस होगी। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किया क्या। तो रिवीजन में हमारा जो टॉपिक है वो है बिहेवियरल एनालिसिस। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने देखा हमारे पास इंटरव्यू है। इंटरव्यू में हमने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किया। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, ये दो तरह के किए। अब अनस्ट्रक्चर्ड में हमारे क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते, बट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हमारे क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। दूसरा हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि इसके अंदर हमारा सिस्टमैटिक और प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, फिर जाके हम क्या करते हैं किसी इंडिविजुअल को सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर ट्रेनिंग
तब जाके हम किसी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, फिर हमने किया बिहेवियरल रेटिंग्स, थर्ड है हमारे पास बिहेवियरल रेटिंग्स। तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को बोलते हैं कि आप इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेटिंग प्रोवाइड करो। और इसमें क्या होता है कि हम ऐसे इंडिविजुअल को बोलते हैं जो उस बंदे को बहुत लंबे समय से जानता हो, उनकी इंटरेक्शन होती हो, बट इसके अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी, जो थी एक थी हेलो इफेक्ट, एक था हमारे पास मिडल कैटेगरी बायस, एक था हमारे पास एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस। फिर हमने चौथा किया नॉमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हम पीयर असेसमेंट में इसका यूज़ करते हैं। अब नॉमिनेशन में ये होता है कि हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोलते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए किसको सेलेक्ट करोगे या नॉमिनेट करोगे, कि आप किसके साथ काम करना पसंद करोगे। तो और फिर हम उनसे रीज़न पूछते हैं, तो वो हमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या पर्सनैलिटी है, वो रिवील करेगा। फिर हमने लास्ट में किया सिचुएशनल टेस्ट, कि हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक सिचुएशन देते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। मेनली जो स्ट्रेस होता है उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी बिहेवियरल एनालिसिस, और इसी के साथ हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेकंड चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।